अगर आपको पिंडली वाले पट्टे के अंदर दर्दें होती हैं या खिंचाव होता है, ऐसे लोग जिनको रात को सोए हुए, अक्सर लोग जब रात सो रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, तो उनके इस पट्टे में, पिंडली वाले पट्टे के अंदर, टांग के पट्टे के अंदर कड़ल पड़ जाती है, अकड़ाव आ जाता है। या फिर आम रूटीन में भी बाकी सारे के सारे पट्टे जो है ना वो ठीक रहते हैं, लेकिन ये जो पिंडली वाला पट्टा है ना, इसके अंदर हर टाइम दर्द रहती है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसकी क्या वजह है। आपको अगर वजह समझ आ जाएगी ना, आप काफ़ी सारी चीज़ें तो इस तरह से समझ जाएंगे कि उस वजह को ख़त्म करेंगे ना, तो आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि ये जो पिंडली वाला पट्टा होता है ना, इसके अंदर जो दर्द होती है उसकी सबसे बड़ी वजह क्रैम्प है, उसकी सबसे बड़ी वजह कड़ल है। कड़ल सबसे बड़ी वजह नहीं है। इस कड़ल पड़ने की क्या वजह है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझ। जो हमारे ये जो पिंडली वाले पट्टे होते हैं ना, यहाँ पे हमारा ये पिंडली वाला जो पट्टा है, इसको हम काफ मसल्स कहते हैं। काफ का मतलब एक पूरा ग्रुप होता है, CALF। अब इस ग्रुप के अंदर मसल्स जो इंक्लूडेड होते हैं, उनमें एक गैस्ट्रोक्नीमियस, एक सोलियस है। ये तो मुश्किल नाम आ गए, हम मुश्किल चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे। इन सारे पट्टों को, इनको एक नाम दिया जाता है, यानी कि ये जो पीछे पट्टे लगे हुए ना, गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस वगैरह, इन सारों को एक नाम दिया जाता है और इन्हें काफ मसल कहा जाता है। अच्छा, अब इस पट्टे का काम क्या होता है? इस पट्टे का काम होता है हमारे पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना। ये अच्छा, जब ऊपर मूव होता है ना, तो आगे वाला पट्टा होता है टिबियालिस एंटीरियर, वो और पट्टा है, वो पिंडली वाला पट्टा नहीं। जब नीचे लेके जाते हैं ना, तो सारी पिंडली को इकट्ठा होना पड़ता है कि हमारा पाँव नीचे की तरफ जाए। ये है इसका एक काम। लेकिन इसका जो दूसरा काम है ना, वो इतना अहम है कि जिसकी वजह से हमारी पिंडली में दर्दें होती। अब वो क्या काम है जिसकी वजह से हमारी पिंडली में, अच्छा ये अब मैं अपने पाँव को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, मैं अपनी मूवमेंट कर रहा हूँ, अब इससे मेरे पिंडली वाले पट्टे के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसका जोर लग रहा है, ये नॉर्मल मूवमेंट है। हर एक पट्टे का ये काम है। अगर मैंने बाजू को इस तरह से इकट्ठा करना है, ये मेरा बाइसेप पट्टा इकट्ठा होगा और मेरी बाजू मुड़ जाएगी, इस तरह से ये मूवमेंट होगी, ये नॉर्मल है, ठीक है। जो इस पट्टे के लिए ना एक स्पेशल चीज़ है जो किसी को भी नहीं पता, वो ये है कि इस पट्टे को हमारे जिस्म का दूसरा दिल कहते हैं। ये जो दिल यहाँ पे बना हुआ है ना, हमारा जो मेन हार्ट होता है, जो चेस्ट में, सीने के अंदर होता है, इस पट्टे को, जो काफ मसल होते हैं ना, जो पिंडली वाले पट्टे होते हैं, इनको सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी कहा जाता है। अगर आप गूगल में जाके लिखेंगे ना सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, तो हमारे ये काफ मसल्स आएंगे, पिंडली वाले पट्टे आएंगे। अब ये वाला जो काम है ना इन पिंडली वाले पट्टों का, कि इनको सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी के तौर पे काम करना पड़ता है, दिल का काम इसे करना पड़ता है, इस पट्टे को करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से पिंडली वाले पट्टों में खिंचाव होता है, कड़ल पड़ती है, दर्दें होती हैं। सारे पट्टे जिस्म के जो है ना फिर भी ठीक हो जाते हैं। पिंडली वाला पट्टा जब भी काम कुम करके आके लेटते हैं, बल्कि काम भी नहीं करके लेटते, सो के उठते हैं, तब भी पिंडली वाले पट्टे में खिंचाव हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह इसका सेकंड हार्ट होना है, यानी कि इसका दिल वाला काम होना है। अब वो कैसे होता है, इसको अच्छे से समझ लें, देखिएगा आप लोगों के काफ़ी सारे मसले हल हो जाएंगे। अब जो हमारे पिंडली वाले पट्टे हैं ना, यहाँ पे भी खून की रगें होती हैं। एक चीज़ ये समझें कि हमारे पूरे के पूरे जिस्म में 3 तरह की खून की रगें होती हैं। एक को कहते हैं आर्टरीज, एक को कहते हैं कैपिलरीज, एक को कहते हैं वेन्स। आर्टरीज का काम होता है वो वाली खून की रगें जो दिल से खून लेके सारे जिस्म में पहुंचाती हैं। वेन्स का काम होता है कि जो सारे जिस्म से खून को इकट्ठा करती हैं, दिल के पास पहुंचाती हैं साफ होने के लिए। दिल से जो खून पूरे जिस्म में जाता है वो साफ होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है। जो खून पूरे जिस्म से इकट्ठा होकर दिल में आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी वो गंदा खून होता है, यानी कि वो साफ होने के लिए दिल के पास आता है, दिल फिर फेफड़ों को भेजता है, फेफड़े उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, वापस दिल में आता है, फिर पूरे जिस्म में जाता है। ये होता है नॉर्मल हमारे जिस्म में, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, आर्टरीज और वेन्स वो वाली नालियां जो दिल से खून लेके जाती हैं, वेन्स वो वाली जो दिल के पास लेके आती हैं। ये चीज समझ आ गई। अब जो खून की नालियां, ये जो यहाँ पे लिखा है ना वेन, नॉर्मल वेन, अब ये जो वेन्स होती हैं ना, इसमें ना जिस तरह कश्ती में चप्पू नहीं लगा हुआ होता कि पानी को धकेलने के लिए, इस तरह से ना इसके अंदर वेल्व लगे होते हैं, इस तरह से चप्पू लगे होते हैं। मैं आसान अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। दरअसल यहाँ पे लगे होते हैं वाल्व्स, ठीक है। अब वेल्व्स जो होते हैं ना, इनका काम ये होता है कि ये ना इस तरह से यूं चलते रहते हैं। जो वेन्स होते हैं ना, इसके अंदर इस तरह की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से जो टांग वाले एरियाज है ना, यहाँ से, अब मैं बैठा हूँ ना, मेरी पिंडलियों से या मेरी टांगों से खून ने ऊपर आना है, गंदे खून ने, जिसमें से ऑक्सीजन खत्म हो गई है, जिसको मेरे पट्टों ने इस्तेमाल कर लिए। अब मेरे इस दिल के पास आना है कि ये सफाई के लिए फेफड़ों के पास भेजे। अब वो जो नीचे जो वेन्स है ना, जो खून की नालियां हैं, वो चप्पू चला रही हैं कि हम अपने खून को जो है ऊपर की तरफ मूव कर सकें।
अब होता ये है कि जब कभी किसी के पिंडली वाले पट्टे हों कमज़ोर, उनकी वो वर्जिश नहीं करते, रनिंग नहीं करते और एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं और ये कमज़ोर हो जाएं, जब ये कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो यहाँ वाली जो वेन्स होती हैं, जो पिंडली के अंदर जो खून की नालियाँ लगी होती हैं, इनके जो चप्पू होते हैं ना, जो वैल्व्स होते हैं, ये ज़्यादा सही से पुश नहीं कर सकते। जब ये सही से पुश नहीं कर सकते ना, तो ये कुछ इस तरह हो जाती हैं। अब खून ने जाना था यहाँ इस डायरेक्शन में ना, खून इधर जाना शुरू हो जाता है, यानी यहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें टांग के अंदर खून नज़र आना शुरू हो जाता है। इस तरह से खून की नालियाँ जो है ना, वो ब्लू कलर की, नीले रंग की नज़र आना शुरू हो जाती हैं। या इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर जो नज़र आ रहा है, ये बहुत सारे लोग इस तरह के, अगर आपको इस तरह का मसला है ना, नीचे कमेंट्स में बताना, ताकि सबको पता चले कि ये वाकई इस तरह का इशू होता है कि खून की नालियाँ नीली पड़ जाती। अब हम क्या कह रहे होते हैं कि मेरी तो पिंडलियों में ही दर्द नहीं खत्म होता। पिंडलियों में नहीं है, पिंडलियों में जो खून की रगें हैं ना, उनकी नीला पड़ जाने की वजह से, उनमें खून का बहाव खराब हो जाने की वजह से, ऐसे होना चाहिए था ना खून, और इस तरह से यहाँ जाने के बजाय थोड़ा नीचे आ रहा है, इधर जा रहा है, यूँ। इसे वेरिकोज वेन कहते होते हैं, इसे स्पाइडर वेन कहते हैं, इसे ब्लू वेन्स इन द लेग्स कहते होते हैं। ये डिफरेंट इसके लिए टर्म्स यूज की जाती हैं। सब का मतलब ये है कि खून की रगें नीली हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये किन में होता है? ये ऐसे लोगों में होता है जिनकी जॉब ऐसी है जिसमें ज़्यादा देर खड़े होना है, या फिर जॉब ऐसी है जिसमें ज़्यादा देर बैठना है। ऐसी जॉब जिसमें सारा सारा दिन आपकी टांगें नीचे की तरफ रहती हैं, आप यूँ नहीं होते कि आप लेटें और टांगें थोड़ी सी ऊंची करके लेट जाएं, बीच में मौका नहीं मिलता। कैसी जॉब होती है? जैसे पाकिस्तान के अंदर आपने मोस्टली देखा होगा, सिक्योरिटी गार्ड हैं, जैसे शॉपकीपर हैं, जैसे बैंकर्स हैं, जिन्होंने इस तरह से बैठना है, या जिन्होंने इस तरह से सारा सारा दिन खड़े होना है, तो उनके ना नीचे टांगों में से खून जो है वो उस तरह से ऊपर बहाव नहीं होता। एक तो पिंडली के पट्टे कमज़ोर होने की वजह से, दूसरा खून की रगों में से ये जो चप्पू और वैल्व्स होते हैं ना, इनके वीक होने की वजह से, तो खून यहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और अक्सर औकात इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो नज़र आती हैं हमें हमारे पाँव में, हमारी पिंडली में। ये देख रही है ना, खून की रगें आपको नीली नीली नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है कि खून यहाँ पे रुका हुआ है। यहाँ पे रुका हुआ मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है, जा रहा होता है, बट स्लो स्लो जा रहा होता है, यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और कुछ इस तरह से जो है ना वो बन जाता है कि हमें यूं नजर आने लग जाता है। अच्छा, अब अक्सर लोग ना इसका इलाज नहीं कराते, पहले तो उन्हें समझ नहीं आती, यही कहते रहते हैं कि पिंडली में बड़ा खिंचाव है, और कोई बंदा जो है ना उनको कोई दवाई दे देता है, कोई टीके लगा देता है, लेकिन मेन मसला जो है ना उसको हल नहीं करते। अब ये जो ब्लू कलर यहाँ पे नजर आ रहा है ना, इसे कहते हैं वेरिकोज वेन या स्पाइडर वेन्स या ब्लू वेन्स इन लेग्स। तो अच्छा, अब अगर ये वाला मसला हो गया, आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया या इसका इलाज सही से नहीं हुआ, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये जो कंडीशन है ना, इसे कहते हैं डीवीटी, डी वेनस थ्रोम्बोसिस। इसका मतलब ये होता है कि हमारी खून की रगें जो है ना वो फूल गई हैं। पहले तो खून की रगों में नीला रंग आ गया था ना, यानी कि ब्लू कलर हो गया था। अब ना हमारी खून की रगें फूल जाएंगी, क्योंकि खून यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब खून यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना, अब ये हमारी वेन है, वो खून की नाली है। अच्छा, अब ये जो है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हुआ, और ये देखेंगे ये जो खून का एक ना लोथड़ा बन गया, जिसे हम क्लॉट कहते हैं। ये खून के जमे हुए हिस्से बन गए हैं यहाँ पे। ये जो खून का जमा हुआ हिस्सा होता है ना, इसे कहते हैं थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अगर खून का जो जमा हुआ हिस्सा बन जाए ना, इसे कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और इसे आम अल्फाज में डीवीटी कहते हैं। सो ये स्टार्ट होता है इस तरह से, ब्लू कलर की वेन्स होने की वजह से स्टार्ट होता है। बेसिकली आपके काफ पिंगली के पट्टे कमज़ोर होने की वजह से, और फिर आपकी जब खून की रगों में से ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ब्लू होना शुरू हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, फिर डीवीटी हो जाती है, ठीक है। अब डीवीटी में मसला ये आता है कि यहाँ पे जमे हुए खून के हिस्से बन जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि अब इसको हल कैसे करें। ये तो मसले हो गए ना हमारे, डीवीटी हो गया या फिर वेरिकोज वेन हो गया, तो अब इसको हल क्या करें, क्या कर सकते हैं? देखें, उसके लिए ना एक आसान सी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये आपको पानी का बहाव नज़र आ रहा है, मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ से पानी को फेंक रहा हूँ इधर नीचे की तरफ, ठीक है, ये आसानी से आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर कोई पानी की बोतल भी फेंकूंगा ना, पानी यूं आसानी से गिर जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि इस पानी को ना आपने नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाना है, फिर कैसे होगा? फिर इसका क्या हल होगा? इसका हल ये होगा कि हम अगर इसको नीचे लगा दें, इस यानी कि ये जो होल है ना, यानी ये ट्यूबवेल है ना, इसको नीचे लगा दें और पानी ना इसको यानी कि उल्टा कर दें। उल्टा करेंगे ना तो पानी इधर से इधर आएगा, वो आसानी से आ जाएगा। हम क्या करेंगे? अब जो हमारी जो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये है हमारा दिल, जो हमारी छाती में लगा हुआ है, यहाँ पे जो हमारा दिल है, ठीक है। अब ये वाला जो दिल है ना,
इसमें से खून निकल के आर्टरीज में से निकल के ये हमारी टांगों के अंदर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे टांगों में आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो टांगों से ना गंदा खून है ना वो वापस इस दिल में भी आ जाए। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि अपनी टांगों को ऊंचा कर लूंगा। जब मैं टांगों को ऊंचा करूंगा ना, दिल नीचे हो जाएगा। जब दिल नीचे हो जाएगा ना, तो पानी का बहाव या खून का बहाव जो है ना वो आसान हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें सवाल यह था कि हमारे इसमें पिंडली का क्या लेना देना है। अब इस तस्वीर को गौर से देखें, इससे आपको क्या समझ आ रही है। इससे समझ ये आ रही है कि अब हमारा जो दिल है ना, जो यहाँ पे दिल है, ये दिल हो गया है नीचे, और जो पिंडलियां हैं ना ये हो गई हैं ऊंची। अब मुझे आप ये बताएं कि अब जब मैं बैठा हूँ तो मेरी पिंडलियों से गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे दिल की तरफ आना आसान है, या जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको लगता है कि आसान है। डेफिनेटली इसमें आसान है। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो पिंडलियां ये ऊंची हो गई हैं, दिल जो है नीचे हो गया। अब यहाँ से खून इस तरह से मूव करके यहाँ पे आएगा, साफ होगा, वापस चला जाएगा। तो सबसे पहला इलाज तो ये है कि इस पोजीशन में लेटना है। अब इस पोजीशन के अंदर आपने कितनी देर के लिए लेटना है? 20 से 25 मिनट के लिए आपने लेटना है। लेकिन अगर ये इस पोजीशन में लेटते हो ना, आपको 5 मिनट में कमर में दर्द आना शुरू होगी या टांगों में दर्द आना शुरू होगी। शुरू में आप सिर्फ 2 या 3 मिनट लेट लें, इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। लेकिन अगर कोई दर्द नहीं हो रही है ना, तो फिर 20-25 मिनट इस तरह से लेट जाएं। अब इसमें ना एक आपने एक्टिविटी करनी है, वो बड़े मज़े की है और इसका बहुत फ़ायदा होगा। उसमें ये है कि आपने ऐसे लेट के ना अपने पाँव को ऊपर ले जाएं, 10 सेकंड के लिए रोकें और फिर उसके बाद छोड़ दें और नीचे लेके जाएं, 5 सेकंड का वक्फा दें। ये तकरीबन 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा इस तरह से वर्जिश करें। इससे ये होगा आपके पिंडली के पट्टे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो इससे हमारी जो खून की रगें हैं ना, उनको सपोर्ट मिलेगी। वो जो चप्पू है ना, जो वैल्व है वो चलाने में, कि अगर आप पट्टे को भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये मूवमेंट करेंगे, तो आपके पिंडली वाले पट्टे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपकी जो खून की नालियाँ हैं उनको हेल्प मिलेगी कि वो खून को यहाँ से पंप करें और दिल के पास भेजें, और दिल इसकी सफाई करके फिर आपको पूरे जिस्म के अंदर वापस भेजे। अब यहाँ पे ना सवाल अक्सर लोग ये पूछने लग जाते हैं कि हमारे पास तो ये बॉल नहीं है, तो हम क्या करें। इसका कोई बॉल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि टांगें ऊंची हो जाए। आप इस तरह से भी लेट सकते हैं, लाइक अपने जो है ना घर में कुछ पिलो ले लें, 3 या 4, उनको रखें अपनी टांगों के नीचे और इस पोजीशन में लेट जाएं। अच्छा, कोशिश करें हिप तक पाँव अपने पिलो रखें, ताकि आपके ना कमर के अंदर किसी भी किस्म का प्रेशर ना आए। इस तरह से ऊंचा कर लें, दिल के लेवल से ऊंचा रखें और 10 सेकंड के लिए होल्ड कर करके एंकल पंपिंग वाली एक्सरसाइजेस करें। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा अहम है। ये वर्जिशें या ये वाली जो पोजीशन है ना, ये सब के लिए रिकमेंडेड नहीं है। जिनको पिंडली में खिंचाव और दर्दें होती हैं ना, ये सब के लिए नहीं है। क्यों? उसको थोड़ा सा समझ लें। देखें, अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर आपकी खून की नालियाँ इस तरह से ब्लू हुई हुई है ना, तो इसका मतलब है खून यहाँ से जा नहीं रहा। आप ये वर्जिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी खून की नालियाँ ना इस तरह से फूल गई हैं, डीवीटी हो गया, डी वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया, यानी कि इसमें खून के जमे हुए लोथड़े बन गए, मतलब इस तरह से हो गया। नॉर्मल ना खून इस तरह से यूं जा रहा होता है, तो अगर ये इस तरह जम गया ना, तो फिर हमने थोड़ी सी एहतियात करनी है। वो एहतियात हम क्या करेंगे? अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे यहाँ पे पिंडली वाले हिस्से के अंदर ना इस तरह खून के जमे हुए हिस्से बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं अपनी पिंडलियों को कर लेता हूँ ऊंचा ऊंचा करके, और मैं साथ में करने लग जाता हूँ इस तरह की एंकल पंपिंग एक्सरसाइज। तो इससे क्या होगा, मेरा जो पिंडलियों के पास खून है ना, वो यहाँ से ट्रैवल करता हुआ दिल के पास आ जाएगा। लेकिन उस दिल के पास जो आया ना खून, उसमें खून के जमे हुए हिस्से हैं जिन्हें हम क्लॉट कहते होते हैं। वो तो हार्ट अटैक भी कर सकता है, वो अगर ब्रेन में चला जाए तो स्ट्रोक भी कर सकता है। सो अगर खून की रगें फूल गई हैं ना, अगर तो ऐसी हो गई हैं, डीवीटी हो गई है, तो फिर आपने ये करना है कि पहले उसका इलाज कराना है। वो मैं थोड़ा सा इसका आपको समझा देता हूँ कि क्या इसका हल क्या होगा। हल है इसका, इसमें परेशान होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन एहतियात के साथ, तरीके के साथ चलना है। सो अगर तो ब्लू वेन्स हैं, एक्सरसाइज करें, ठीक है। अगर आपको शक है ना कि मुझे लग रहा है कि मेरे तो खून के ना यहाँ पे जमे हुए जो हैं वो क्लॉट बने हुए हैं, ठीक है, अब हमने ना इसको पता कराना है। पता कराने के लिए ना एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम होता है जिसे हम कहते हैं डोपलर अल्ट्रासाउंड। डोपलर अल्ट्रासाउंड ना आपके पिंडली के ऊपर किया जाता है। यहाँ पे ना आपकी खून की रगों को देखा जाता है कि कहीं आपकी खून की रगों के अंदर हमें वहाँ पे क्लॉट तो नहीं बने हुए, वो तो नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर क्लॉट बने हुए, अब इसका क्या हल होगा? हाँ, एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन खाएंगे, वो वाली दवाइयाँ जो खून को थोड़ा सा पतला कर देती हैं, ताकि हमारे जो खून के अंदर जमे हुए खून के लोथड़े हैं ना वो ख़त्म हो जाए। जब आप एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन खाएंगे, या आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे या मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो आपने जब डीवीटी का इलाज करा लेना है,
यानी एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन खाई हैं, आपके क्लॉट डिज़ोल्व हो गए, आपने डोपलर अल्ट्रासाउंड कराया, पता चला कि एक भी क्लॉट नहीं है, उसके बाद आपके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि आप एंकल एलिवेशन करें और साथ में एंकल पंपिंग वर्जिशें करें। यहाँ से खून की रगों के अंदर जो हमारी खून की रगें हैं, यहाँ से उसकी सफाई होना शुरू होगी, तो आप देखेंगे कि चंद ही अरसे के अंदर ये जो पिंडलियों के अंदर खिंचाव और दर्दें रहती हैं ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब ये तो सारी चीज़ें होंगी कि जो खून के रिलेटेड है, जो कि हमारे यहाँ पे पिंडली वाले पट्टों के अंदर मसले होते हैं कि खून की रवानी में मसला है, ब्लू वेन्स हो गई हैं, नीली पड़ गई हैं, या फिर खून की रगों में जो है वो खिंचाव रहता है, दर्दें होती हैं, इसका क्या हल है वो मैं आपको सारा डिटेल में बता चुका। जो दूसरी बड़ी चीज़ है ना, जो हर टाइम तंग करती है, वो होते हैं क्रैम्प्स, कड़ल। कड़ल के बारे में ना एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लें कि कड़ल पट्टों के खिंचाव की वजह से ज़्यादा नहीं होता। कड़ल हमेशा होता है हमारे जिस्म में नमकियात की कमी की वजह से, ख़ास तौर पर मैग्नीशियम और पोटाशियम की जिनको कमी हो ना, उनको कड़ल पड़ते हैं। ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो ना, उनको कह दिया जाए ना कि आपने नमक नहीं लेना, उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो जाते हैं, यानी कि साल्ट भी कम हो जाता है, NaCl भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें कड़ल भी ज़्यादा पड़ती है। अगर क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, तो क्रैम्प्स की सबसे जो बड़ी टॉप रीज़न है ना, जो मैंने अपने क्लिनिकों पे भी नोट किया और दूसरे पेशेंट के अंदर, तो वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी आपके पट्टों के अंदर कड़ल काज करती है। ज़रूरी नहीं सिर्फ पिंडली के अंदर, पूरे जिस्म के अंदर जहाँ भी आपको कड़ल पड़ती है ना, अगर आपको लगता है कि मेरे पट्टों में खिंचाव की वजह से कड़ल पड़ रही है, पट्टों में खिंचाव उसे कहते हैं मसल स्पैज़म, वो एक और चीज़ है। मसल क्रैम्प इसका मतलब होता है कड़ल पड़ना, ये एक और चीज़ है। पट्ठों में खिंचाव होता है गलत तरीके से बैठे रहे तो गर्दन में खिंचाव हो गया, गलत तरीके से कोई चीज़ वजन उठा ली तो पट्ठों में खिंचाव हो गया। क्रैम्प होते हैं कि किसी चीज़ की कमी, यानी मैग्नीशियम, पोटाशियम, इन चीज़ों की कमी की वजह से। अब इसका हल क्या है? अब अगर आपको क्रैम्प पड़ते हैं ना, तो इसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि आपने पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। डिहाइड्रेशन, जिनको पानी की कमी हो ना, उनको भी कड़ल पड़ते हैं। नंबर 2, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे आप मार्केट से ORS ले लें, जो छोटे बच्चों को नहीं पिलाते होते ORS, 10-20 रुपए का आप साशे ले लें, पानी में डालें और वो वाला पानी पी लें। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो फिर आपने थोड़ा सा एहतियात के साथ यूज़ करना है कि NaCl जो है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, यानी नमक रिलेटेड कोई भी चीज़ हम नहीं लेंगे, ये ना हो कि हमारा कोई और प्रॉब्लम हो जाए। इसके अलावा ना आपने इस तरह से ना एक रबड़ बैंड लेके उसके साथ अपने पाँव के ऊपर वर्जिशें करनी है, यानी इस तरह रबड़ बैंड यहाँ पे चढ़ा लेंगे और अपने पाँव को ऊपर की तरफ खींचना है। अगर घर में ये रबड़ बैंड ना हो ना, तो आप कोई कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी लचक होती है, तो कपड़े में लचक नहीं होगी, तो आप इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे और 10 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे। इससे ना आपको पिंडली वाले पट्टे के अंदर खिंचाव आएगा, स्ट्रेच आएगी। ये क्रैम्प्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। लेकिन जब क्रैम्प पड़े हुए हो ना, जब कड़ल पड़ा हुआ हो, तब आपने इस पट्टे को खींचना नहीं है, तो आपने इस पाँव को नीचे की तरफ ही ले जाना, यानी कि जो पिंडली का काम है ना, पिंडली वाले पट्टे का काम है, वही उससे करा देना, तो वो क्रैम्प और कड़ल उसी टाइम खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इसको जड़ से ठीक करना है, तो मैग्नीशियम इंटेक आपने लेना है, तो उससे आपको फायदा होगा। अच्छा, अगर आपकी ना टांग के अंदर सोजिश रहती है, सोजिश का ना बेहतरीन हल होता है कि वहाँ पे ठंडी टिकोर करें। मार्केट से अच्छा सा एक आइस पैक लेके फ्रिज में रख लें और तकरीबन हर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद निकालें और अपने पिंडली को ऊपर इस तरह से लपेट लें 10 से 15 मिनट के लिए। तो आपको जो सोजिश का मसला होगा ना, जो पिंडली के अंदर, ये कुछ दिनों के अंदर आपको चेंज फील होगी कि काफ़ी हद तक ये कम होना शुरू हो गया। ठीक है, ये आपने आइसिंग करनी है। और इसके अलावा जो टाइट हम लोग चढ़ा लेते हैं ना, सॉक्स वगैरह, इनको अवॉइड करना है, ये रिकमेंडेड नहीं होता। जिन लोगों को घुटनों के दर्द हैं और साथ में पिंडली में भी दर्द हो ना, तो वो अपने घुटनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए सख्त और तेज़ और इस तरह के सॉक्स चढ़ा लेते हैं, जराबें चढ़ा लेते हैं, जो बिल्कुल स्किन के साथ चिपकी होती हैं। इससे ना आपकी पिंडली वाले पट्टे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना, कि इसके नीचे वाले जो रगें हैं, उनके अंदर खून का बहाव भी ख़राब हो जाता है। अक्सर लोग जब क्रिकेट खेलते हैं ना, या कोई बॉलिंग वगैरह कराते हैं, तो वो उंगली पे अगर टेप चढ़ा लें और ज़्यादा ज़ोर से चढ़ा लें, तो उंगली आगे से सूजी हुई होती है। हाथ पे चढ़ा लें तो उंगलियाँ सूज जाती हैं। वो इसलिए सूज जाती हैं क्योंकि खून का बहाव ख़राब हो जाता है। जब आप इस तरह की टाइट जुराबें पहनते हैं ना, तो आपके पिंडली वाले पट्टों में वैसे ही रगें जो है ना, उनके अंदर खून का बहाव ख़राब हो जाता है। ऑलरेडी पिंडली में दर्द की एक बहुत बड़ी वजह जो खून के बहाव में ख़राबी है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें चढ़ाते हैं, तो इसको अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चढ़ानी है। इसके अलावा अगर आपकी जॉब है ना ज़्यादा बैठने वाली, उठने या खड़े होने वाली, तो कोशिश करना है कि इसके अंदर ना आपने कुछ चेंजेस करनी है। लाइक अगर आपकी बैठने वाली जॉब है ना, तो आप कोशिश करें आधे घंटे में, 45 मिनट में, 20 मिनट में एक दफ़ा खड़े हो जाए, मूवमेंट कर लें। और इसके अलावा हो सके अपनी टांग को थोड़ा सा एलिवेट कर लें, ऊंचा कर लें, ताकि आपकी टांग, आपकी पिंडली के अंदर जो है ना वो बहाव रहे। और इसके अलावा जब आप बैठे हैं ना, उसके बाद खड़े हों, तो अपनी टो, उंगलियों के ऊपर, पाँव की जो उंगलियां ना, उसके ऊपर खड़े हों
और अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं, नीचे रखें, फिर ऊपर उठाएं, नीचे रखें। इससे क्या होगा, एंकल पंपिंग होगी तो खड़े होके यानी नीचे से खून लाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप एंकल पंपिंग करेंगे ना तो खून का बहाव थोड़ा सा इंप्रूव होगा, जिससे आपकी पिंडलियों के अंदर काफ़ी हद तक आपको चेंजेस फील होंगे। इसके अलावा आपने खानों को थोड़ा सा चेंज करना है, जिनमें आपने विटामिन डी को ऐड करना है। सूरज की रोशनी में बैठा करें, सुबह और शाम की जो ठंडी धूप होती है उसमें बैठें, मछली खाया करें, अंडे लिया करें। इसके अलावा विटामिन B12 को अपने खानों में ऐड करें। ये आपकी नसों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके पट्ठों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और आपको ओवरऑल जो है ये जिस तरह हम मेथी कोबाल के जो टीके नहीं लगवा रहे होते, इसमें जो कोबाल है, कोबालामीन, ये विटामिन B12 का दूसरा नाम होता है कोबालामीन। सो विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है आपके पट्ठों के लिए, आपकी नसों के लिए, आपकी पिंडली के अंदर जो खून की रगें हैं इनके लिए। सो इनको इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना है, मैग्नीशियम और पोटाशियम, ये जो दो चीज़ें हैं ना, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको ईजिली आसानी से मिल जाए तो आप ये पंपकिन सीड्स को अपने खानों में ऐड कर लें। कौन से, जो कद्दू के बीज होते हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल शुरू करें। इसमें आपको बहुत अच्छे मैग्नीशियम और पोटाशियम दोनों मिल जाएंगे। ये आपके जिस्म के अंदर कड़ल को भी कम करेंगे। केला बनाने का इस्तेमाल करना शुरू करें। शुगर का मसला है तो फिर आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपकी पिंडली के अंदर दर्द होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ब्लू वेन्स की वजह से, खून की रगों की वजह से है, या फिर कड़ाल पड़ने की वजह से, पट्टों में खिंचाव की वजह से। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर नस फंस जाए ना, जिसे हम डिस्क बल्ज कहते हैं, उसकी दर्द भी आपकी पिंडली के अंदर आ सकती है। सो अगर इस तरह का मसला हो तो फिर बेटर ये है कि आप अपने थेरेपिस्ट को विजिट कर लें, क्योंकि जो नसों में दर्द होता है ना, जो हमारे यहाँ पे जो पिंडली वाली नस है उसके अंदर दर्द होना, उसकी वजह होती है यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के मोहरों में इस तरह की जो रबड़ है ना, ये जो डिस्क है, ये स्लिप होकर अगर नस को दबा दे तो फिर हमें यहाँ पे पिंडली में दर्द होती है। यानी कि इसकी जड़ जो है ना वो कमर के अंदर होती है, और ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है, इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं ना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और काफ़ी कुछ आपको हेल्पफुल मिलेगा यहाँ पे। और इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप अपने किसी थेरेपिस्ट को विजिट करें, वो आपको असेस करके बता देगा कि ख़ास तौर पे आपकी जो पिंडली के अंदर दर्द आ रहा है ना, ये ब्लू कलर ऑफ वेन्स की वजह से आ रहा है, यानी जो स्पाइडर वेन्स हैं या फिर वेरिकोज वेन है उसकी वजह से, डीवीडी की वजह से, क्रैम्प की वजह से, स्पैज़म की वजह से, या रीढ़ की हड्डी के अंदर नस फंसने की वजह से। तो इस तरह से बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारी पिंडली वाले पट्टे के अंदर दर्दें आ सकती हैं। होप्स हो कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आया होगा। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको पिंडली के अंदर दर्दें होती हैं और वो टीके भी लगवा रहे होते हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं। बेसिक अपनी वजह को समझें, उस वजह को हल करने की कोशिश करें, और टारगेटेड जो ट्रीटमेंट है, जो मसला है ना, उसका हल करवाएं, ना कि आप खाम में मेडिसिन लेते रहें और पेन किलर्स लेते रहें। इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और खाम में अपनी बॉडी के साथ किसी भी किस्म के तजर्बे ना करें। अपनी डाइट को ठीक करें, वर्जिशें करें, सही वर्जिशें करें, अच्छी थेरेपी करवाएं, थेरेपी सेंटर विज़िट करें। अगर आप लोग मुल्तान से हैं, मुल्तान के नज़दीक किसी शहर से हैं, तो आप लोग मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। मैं नीचे कमेंट्स के अंदर अपने क्लिनिक का एड्रेस और नंबर वगैरह मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप दूर किसी शहर से हैं और आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो फिर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, जो नीचे मैं नंबर दूंगा उस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। इस चैनल के ऊपर बहुत सारी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक भी करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। सो आपने मेरा साथ देना इस मामले में। चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।